नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के अखबार अल इत्तिहाद के साथ साक्षात्कार में कहा कि भारत इस बात को लेकर आशावादी है कि यूएई द्वारा आयोजित COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में नई गति लाएगा। पीएम ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात हरित और समृद्ध भविष्य को आकार देने में भागीदार हैं। दोनों देश जलवायु कार्रवाई पर प्रभावित वैश्विक चर्चा के लिए संयुक्त प्रयासों में अडिग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु कार्रवाई समानता, जलवायु न्याय, साझा दायित्वों और साझा क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करके हम एक स्थायी भविष्य की ओर एक रास्ता बना सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्लोबल साउथ की विकास प्राथमिकताओं से समझौता न किया जाए। मुझे खुशी है कि हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस पहलू को उचित रूप से संबोधित किया गया। जलवायु वित्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह जानना आवश्यक है कि विकासशील देश समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, फिर भी विकासशील देश इस समस्या का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। आज प्रधानमंत्री COP28 में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के शुरुआती सत्र में भाषण देंगे। राज्याध्यक्षों के लिए उच्च स्तरीय विचार विमर्श के आरंभिक सत्र में पीएम भाग लेंगे। COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं सालाना बैठक है। सरकारें इस बात पर चर्चा करती हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या तैयारियां की जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई के उच्च स्तरीय आयोजन में भी शामिल होंगे, जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। सहयोग की यह पहल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर आधारित है। COP28 से अलग एक और महत्वपूर्ण आयोजन लीड IT 2.0 का उद्घाटन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इसका आयोजन भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से किया है। दुबई में COP28 से अलग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राष्ट्राध्यक्षों और राज्याध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी तक पहुंच के बिना हम योगदान नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अपेक्षित जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की पुरजोर वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में अपने होटल में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि वो दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हैं। उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है। दुबई में हो रहे जलवायु परिवर्तन के शिखर सम्मेलन के पहले दिन औपचारिक रूप से जलवायु आपदा कोष व्यवस्था को मंजूरी दी गई और प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोष के लिए $475 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई गई। यूरोपीय संघ ने जलवायु आपदा कोष में करीब $275 मिलियन और मेजबान यूएई ने $100 मिलियन देने की घोषणा की है। जलवायु आपदा कोष में अमेरिका ने भी इस कोष में $17.5 मिलियन देने की घोषणा की है। जापान ने $10 मिलियन देने की घोषणा की है। भारत ने पहले दिन लिए गए फैसले का स्वागत किया। जर्मनी के विशेष जलवायु दूत जेनिफर मॉर्गन ने कहा कि नुकसान और क्षति कोष पर सहमति बनने के बाद हम ग्लोबल स्टॉकटेक और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के मुद्दों पर ध्यान दे सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। राष्ट्रपति इस समय महाराष्ट्र दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में परेड की सलामी भी ली और कहा कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने वीरता और साहस का अदम्य उदाहरण पेश किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 5 दिसंबर तक चलने वाला महोत्सव स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की व्यापक क्षमता पर आधारित है। आज सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का 59वां स्थापना दिवस है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को स्थापित BSF ने भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पीएम मोदी ने बीएसएफ के स्थापना दिवस पर बधाई दी और कहा कि इस बल ने न सिर्फ सीमा संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में बचाव और राहत कार्यों के दौरान भी बखूबी काम किया है। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर आज हजारीबाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदानी बीएसएफ कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी ली। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बहादुर जवानों के कारण देश की सीमा सुरक्षित है और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के लिए देश पहले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2,23,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को रक्षा खरीद परिषद की अनुमति सेना की संचालन क्षमता को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कुल खरीद का 98% घरेलू उद्योगों से हासिल किया जाएगा। इससे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कहा कि इस बारे में फैसला लेना विधायिका का काम है, हम सरकार को निर्देश नहीं दे सकते। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की अहम बैठक आज शाम होगी। इसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संभावित परिणामों और पार्टी की आगामी गतिविधि रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अरिहाल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग जब भी विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश देगा, उनका प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में इसे कराने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में करीब 70.6% मतदान हुआ है। राजधानी हैदराबाद में सबसे कम 46.5% वोटिंग हुई। साल 2018 में यहां वोटर्स का टर्नआउट 50.31% था। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव असावचा से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरुग्राम के सेक्टर 29 से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली। यात्रा गुरुग्राम के तमाम नगर निगम के सभी 35 वार्ड में जाएगी। ओडिशा के केंदुझर जिले में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा तड़के करीब 5 बजे हुआ। घायलों को कटक रेफर कर दिया गया है। यह दुर्घटना वैन के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने से हुई। गाड़ी का चालक इस वक्त फरार है। यह हादसा केंदुझर जिले में NH20 बालीचोड़ी के पास हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी के कारण कुपवाड़ा से तंगधार केरन मार्ग बंद हो गया। आने वाले दिनों में और तेज बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। कांगड़ा घाटी में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश के तमाम हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के शुरुआती दिनों में पिछले साल के मुकाबले ठंड कम रहेगी। 3 और 4 तारीख से राजधानी दिल्ली में आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। दिल्ली NCR में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज घना कोहरा देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में भी प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल के तटीय इलाकों में आज तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में तेज से बहुत तेज और दूर दराज के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। चेन्नई में बुधवार को ही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। आज विश्व एड्स दिवस है। HIV एड्स एक ऐसा रोग है जिससे बचाव संभव है। HIV से बचाव के लिए केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकारें जागरूकता अभियान चला रही है।
ओडिशा में मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने विश्व एड्स दिवस के सम्मान में वादा निभाओ के संदेश के साथ पुरी में समुद्र तट पर रेत कला बनाई। विमान ईंधन की कीमत में 4.6% की कटौती हुई है। वहीं वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम 21 रुपये बढ़ा दिया गया है। घरेलू इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 903 रुपये पर कायम रखा गया है। आज शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की बढ़त के साथ 83.29 पर रहा। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भारतीय मुद्रा को बल मिला है। पंजाब सरकार ने गन्ने की कीमत में 11 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए 391 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। सरकार की पीएलआई योजना से मोबाइल फोन उद्योग में 5 लाख नौकरियों के अवसर पैदा हुए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। मजबूत मांग के चलते देश के 7 प्रमुख शहरों दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में इस साल 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले अल्ट्रा लग्जरी मकानों की बिक्री में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए 5 सहकारी बैंकों समेत बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून यानी कि फेमा 1999 की उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत सूचना उपलब्ध कराने की जरूरतों पर निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका पर यह जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना प्रवासियों से जमा राशि स्वीकार करने को लेकर निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। रिजर्व बैंक की ओर से द पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बालासोर भद्रक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ओडिशा धांगध्रा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, पाटन नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कॉफी वियतनाम स्थित सब्सिडियरी कंपनी की कैपेसिटी बढ़ाएगी। इसके लिए 450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कंपनी ने वियतनाम में अतिरिक्त फ्रिज ड्राई कॉफी फैसिलिटी की स्थापना को मंजूरी दी है। भारत के दवा उद्योग का निर्यात वर्ष 2023-24 में 10.2% की वृद्धि दर्ज कर 28 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। भारत का दवा निर्यात वित्त वर्ष 2023 में 3.2% से बढ़कर 25.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। देश में बुनियादी क्षेत्र का उत्पादन इस साल अक्टूबर में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.1% तक बढ़ा है। अपनी वैश्विक व्यापार विस्तार रणनीति के तहत भारतीय आभूषण ब्रांड तनिष्क ने अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूस्टन और फ्रिस्को में अपना स्टोर खोला है। देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स परिचालक पीवीआर आइनॉक्स अगले वित्त वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 150 स्क्रीन खोलने का निर्णय लिया है। कंपनी एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इस बात की जानकारी दी है।
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की अनुषंगी कंपनी पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में अपने नए कारखाने में चीन की कंपनी शाओमी के स्मार्टफोन बनाएगी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को इसका उद्घाटन किया। पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने शाओमी के स्मार्टफोन बनाने के लिए नोएडा में लगभग 256 करोड़ रुपए के निवेश से इस नए कारखाने को स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों में कहा गया है कि अक्टूबर महीने में देश के उद्योग क्षेत्र का कर्ज घटकर 5.4% हो गया। पिछले साल समान माह में यह आंकड़ा 13.5% दर्ज किया गया था। कोका कोला ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक नई विनिर्माण केंद्र के लिए 1387 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला किया है। कंपनी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के एक बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्र में 88 एकड़ में यह विनिर्माण संयंत्र बनेगा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की बिक्री नवंबर में सालाना आधार पर 51% बढ़कर 17,818 इकाई हो गई है। एक बयान में कंपनी ने इस बात की जानकारी दी। बजाज ऑटो की नवंबर में कुल बिक्री सालाना आधार पर 31% बढ़ी है। कंपनी ने नवंबर 2022 में 3,06,719 इकाइयों की बिक्री की थी। इजराइल हमास में संघर्ष विराम का आज अंतिम दिन है। अब तक कुल 97 बंधक रिहा हो चुके हैं। हमास ने अपने कब्जे से 8 और इजरायली बंधकों को रिहा किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में इजरायली नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद जानकारी दी कि इजरायल गाजा में लंबे समय तक युद्ध विराम के लिए राजी होने को तैयार नहीं है। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर अधिकारों के समर्थकों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त बना रखी है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया का इरादा चौथे टी20 को जीतकर सीरीज अपने नाम करने का होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर शेन डॉरिच ने सबको चौंकाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 32 वर्षीय डॉरिच को 10 दिन पहले ही वेस्टइंडीज के एक दिवसीय दल में शामिल किया गया था। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बोर्ड से अनुरोध किया कि वो टी20 और वनडे में नहीं खेलेंगे। हालांकि टेस्ट टीम में रोहित और कोहली की वापसी होगी। टी20 की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है। टीम में अधिकतर वही खिलाड़ी हैं जो इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। जडेजा और शुभमन गिल की भी टी20 टीम में वापसी हुई है। वहीं केएल राहुल वनडे सीरीज के लिए कमान संभालेंगे। रिंकू सिंह और साई सुदर्शन को वनडे टीम में शामिल किया गया है। वहीं संजू सैमसन की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लिब्रोन जेम्स के बेटे ब्रॉनी जेम्स को बास्केटबॉल खेलने के लिए फिट करार दिया गया है। 19 वर्षीय ब्रॉनी जेम्स को 4 महीने पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ था। युगांडा ने अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। युगांडा ने क्वालिफायर के अफ्रीका चरण के आखिरी दौर के मैचों में रवांडा को हराकर विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह 15 से 22 दिसंबर तक स्पेन के वैलेंशिया में होने वाले 5 देशों के टूर्नामेंट में भारत की 24 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सुमित और अमित रोहिदास उपकप्तान होंगे। यह टूर्नामेंट 2023-24 हॉकी प्रो लीग सत्र की तैयारी के लिए अहम होगा। इसमें भारत का सामना स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम से होगा। प्रियांशु राजावत ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वो एकल के अंतिम 8 में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय हैं। प्रियांशु ने दूसरे दौर में हमवतन सतीश कुमार को हराया। महिला युगल में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अंतिम 8 में पहुंचने में सफल रही हैं। चौथी वरीयता प्राप्त त्रिसा और गायत्री ने हमवतन धन्यानंद कुमार और रिद्धि कौर तूर को हराया।
FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में कनाडा को 12-0 के बड़े अंतर से हराया। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने नपोली के रोमांचक मुकाबले में 4-2 से हराने में सफलता पाई है। इस जीत के साथ रियल में ग्रुप सी में अजय सिलसिला कायम रखते हुए 5 मैचों में 5वीं जीत हासिल की। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को गैलेटासरे के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के बाद मैन यू ग्रुप ए में अंतिम पायदान पर खिसक गई है और उसकी नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बहुत कम बची है। आर्सेनल ने चैंपियंस लीग के नॉकआउट दौर में स्थान बना लिया है। ग्रुप बी में आर्सेनल ने लेंस पर 6-0 की बड़ी जीत हासिल करके शीर्ष पर रहते हुए अगले दौर में जगह बनाई। एक अदालत ने अभिनेत्री राखी सावंत के पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी के विरुद्ध अंतरिम जमानत दे दी है। शिल्पा शेट्टी जल्द ही सुखी 2 में नजर आ सकती हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सुखी को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिलने के बाद फिल्म निर्माताओं ने इसके दूसरे भाग पर काम करने का फैसला किया है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म सालार का ट्रेलर आज जारी किया जाएगा। फिल्म सालार की कहानी 2 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो अंत में कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। देश भर के सिनेमाघरों में विक्की कौशल की बहुप्रतीक्षित फिल्म सैम बहादुर रिलीज हो गई है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विक्की कौशल मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। रॉनी स्क्रूवाला के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में विक्की कौशल भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ का दमदार किरदार निभाया है। फिल्म के ट्रेलर आने के बाद से ही दर्शक विक्की के लुक की प्रशंसा कर रहे थे। फिल्म की कहानी को सैम मानेकशॉ की जवानी के दीवानों से शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर और बांग्लादेश के बनने तक के हिस्सों के साथ मानेकशॉ के फील्ड मार्शल बनने तक के सफर को दिखाया गया है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। मलयालम सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हो गया है। उन्होंने 30 नवंबर की देर रात इस दुनिया को अलविदा कहा। सुब्बालक्ष्मी को मलयालम फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जाना जाता रहा है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल आज देश भर में रिलीज हो गई है। फिल्म में रणबीर के साथ ही बॉबी देओल और अनिल कपूर दमदार भूमिका में नजर आ रहे हैं। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता रणदीप हुड्डा प्रणय सूत्र में बंध गए हैं। रणदीप ने इम्फाल में अपनी प्रेमिका लिन लैशराम के साथ 7 फेरे लिए। रणदीप और लिन ने पारंपरिक मणिपुरी रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे। रियलिटी शो बिग बॉस 17 में शामिल प्रतिभागी तहलका उर्फ सनी ने आपा खोते हुए शो के एक अन्य प्रतिभागी अभिषेक से धक्का मुक्की और हाथापाई की। बिग बॉस में दोनों प्रतिभागियों के बीच हुए इस विवाद को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता देखा गया। आर माधवन की पहली वेब सीरीज द रेलवे मैन का पहला गाना निंदिया रिलीज हो चुका है, जिसे आयुष्मान खुराना ने अपनी आवाज दी है। हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फर्रे ने अब तक 2.36 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रिलीज के 6ठे दिन फिल्म ने 23 लाख रुपए का कारोबार किया। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म टाइगर वर्सेस पठान अब अगले साल 2025 में शूट की जाएगी। फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पंकज त्रिपाठी जल्द ही फिल्म कड़क सिंह में नजर आएंगे। अनिरुद्ध रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिए बांग्लादेशी अभिनेत्री जया एहसान बॉलीवुड में दस्तक देने जा रही हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।